जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसा हुआ आज का FST 2? उम्मीद है कि सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था। तो अगर आप लोगों ने 35 के आसपास क्वेश्चन सही किए हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही आप लोग लगातार FST ज्वाइन कर लीजिए। जिन बच्चों ने FST ज्वाइन नहीं किया वो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बिना फुल सिलेबस टेस्ट दिए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और ये पूरे इंडिया में न्यूलाइट ही ऐसा संस्थान है जहां पर स्टार्टिंग से ही हम लोग FST स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों की तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी तो वो लोग FST देना स्टार्ट कर दें। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपने प्री डॉक्टर SP सिंह सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ठीक है, चलो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर मैं 68 तक मैं डिस्कस करूंगा रवि उत्तम, और इसके बाद आपको 69 से विजय बहादुर सर डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं और हम लोग विद NCERT कट करके यहां पर पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन कहां से लिया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो यहां पर वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम नंबर इज सेम फॉर 3D 4D 5D। बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है L, और S P D F के लिए L फिक्स होते हैं 0 1 2 3। तो बेटा चाहे 3D हो, 4D हो, 5D हो, सभी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है। यहाँ वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज सेम फॉर 3D 4D 5D सबसेल। ये बिल्कुल बात सही है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन dxy ऑर्बिटल एंड px ऑर्बिटल इज इन बिटवीन द एक्सिस, यानी कि इसकी बिटवीन एक्सिस और इसकी अलोंग द एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो px की अलोंग एक्सिस जरा देखना, ये अगर x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो इसको बोलेंगे px, ये है py और ये है pz। जरा ध्यान देना। अब या तो ऐसा कर दें, चलो, तो ये अगर है तो ये py, और अगर इधर लोब है तो ये क्या होगी pz। तो बताओ यहां पर px अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर हम लोग बात करें dxy, तो अगर बात करते हैं dxy, तो ये x है और ये y है, तो dxy में जो लोब होती हैं वो होती हैं बिटवीन एक्सिस। क्लियर है? तो ये हो गया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। साई 520 ये बेटा किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, साई 520 या 510। तो यहां पर जो पहली नंबर है 5, तो n, पहली नंबर n को, दूसरी नंबर l को और तीसरी नंबर m को। तो n बराबर 5, l बराबर 2, m बराबर 0। तो बेटा ये 5d हो गया। यहां से तो पता चल गया कि 5 का d है। अब ये d 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। लेकिन बेटा m बराबर 0 फिक्स है केवल किसके लिए? dz2 के लिए। तो बताओ ये 5dz2, तो बिल्कुल बात सही है। साई 520 रिप्रेजेंट्स 5dz2 ऑर्बिटल, बिल्कुल बात सही है। अगली बात, इन एन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ 5d एंड 4f सबसेल आर सेम। बेटा अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन एटम यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एनर्जी ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होती है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस l रूल होती है। क्लियर है?
तो यहाँ n+l वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन किसके लिए? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन n। अगर n सेम है तो एनर्जी सेम होगी। जरा देखना 5d n बराबर 5, 4f n बराबर 4, इसका n ज्यादा है तो एनर्जी 5d की ज्यादा होगी 4f से। तो बताओ एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो 5d की एनर्जी ज्यादा 4f से। क्लियर है? तो ये बात गलत हो गई और हमें यहां पर इनकरेक्ट ही चाहिए था। आंसर विल बी फोर्थ। आंसर विल बी फोर्थ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर हमने एनसीईआरटी देखो, यहां पर ये कहां से लिया हमने? नंबर द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल सिंस हाइड्रोजन एटम इंक्रीजिंग एज फॉलोज। ये यहां पर देखो एनसीईआरटी का कट है डी एक्स वाई में बिटवीन लोब, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पर है? बिटवीन एक्सिस है, सॉरी बिटवीन एक्सिस। और यहां पर देखो पी एक्स में अलोंग एक्सिस है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 47, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, और जो आयन है वो है लिथियम 2+। लिथियम 2+। तो बताओ उसके लिए कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस के ZE²/R। ये आपको याद होना चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस के ZE²/R। और के बेटा 1 में के जो होता है वो होता है 1/4πε0। के बराबर होता है 1/4πε0। तो बताओ यहां पर के रख दें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस 1/4πε0। अब देखो लिथियम के लिए जेड हो गया बेटा 3, तो मैं अब 1 हटा दे रहा हूं, तो यहां पर ये 3 हो गया, E² और ये नीचे R, ये वैल्यू हो गई। तो देखो जरा ऐसा कहां पर है? -3E²/4πε0R। आंसर विल बी 4। तो यहां पर क्लियर है? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये कहां से लिया है? तो ये बोर्स थ्योरी में एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको यहां पर दिया है, तो इससे आपको यहां पर ये हेल्प मिल सकती है। चलो अगला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। तो Fe3O4 में Fe की ऑक्सीडेशन, बेटा ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, और मिक्स ऑक्साइड यहां पर जो Fe3O4 है वो दो ऑक्साइड का मिक्सचर होता है Fe3O4। और ये किसका होता है? FeO प्लस Fe2O3 ये है, और ये 1:1 का मिक्सचर होता है। तो यहां पर देखो अगर हम लोग बात करें तो यहां पर Fe प्लेटा +2 है और यहां Fe क्या है? +3 है। तो यहां पर यहां पर दो आयरन है जो +3 वाले हैं और एक +2 वाला है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe अगर हम लोग बात करें तो +2 +3, +2 +3, आंसर विल बी 3rd। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कहां से दिया गया है? रेडॉक्स चैप्टर में जाएंगे आप, पेज नंबर 11 की पार्ट नंबर 11 पार्ट नंबर 245 पेज नंबर पे जाएंगे, तो वहां पर ग्रीन कलर का एक पेज होगा, उसमें Fe3O4 Mn3O4 ये आपको मिक्स्ड ऑक्साइड दिए हुए हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 49, यहां पर ये बेटा जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज यील्ड पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, परसेंटेज यील्ड पर। तो यहां पर देखो जरा MnO2 रिएक्ट कर रहा है 4HCl प्रोडक्ट। यहां पर बेटा रिएक्शन है, एरो लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद MnCl2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस Cl2। अब जरा देखो ये रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि अगर इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसके 4 मोल खर्च होंगे और क्लोरीन का 1 मोल बनेगा। तो यहां पर देखो जरा कितना मोल लिया है?
MnO2 के कितने मोल लिए गए हैं? स्टार्टिंग में 2 मोल और 4 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है, 4 मोल। अब बताओ, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो क्वेश्चन किसका हो जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट का। तो मैं यहां पर पहले पता करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग? मोल अपान में कोफिशिएंट, मोल अपान में कोफिशिएंट। तो बताओ, ये 2 है और ये 1 है, तो बताओ ये क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू। तो जिसका मोल अपान में कोफिशिएंट कम होता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हो गया बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन बताएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो बताओ जरा, 4 मोल अगर खर्च होते हैं तो ये कितना बनता है? 1। और हमने लिए भी कितने हैं? 4। तो बताओ बनना कितना चाहिए? 1 मोल। 1 मोल बनना चाहिए। और ये गैस है बेटा, तो एनटीपी पर अगर हम लोग बात करें तो 1 मोल कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। क्लियर है? अब देखो जरा, 22.4 लीटर। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जो क्लोरीन है वो कितनी बनी है? 11.2, यानी कि हाफ मोल बनी है। तो बताओ यहां पर ये 11.2 लीटर बनी है, यानी कि ये कितनी बनी है? हाफ मोल। हाफ मोल बनी है। तो बननी चाहिए 22.4 और बनी कितनी है? 11.2। इसका मतलब कि ये इसकी यील्ड कितनी है? केवल ये आधा बन पा रहा है ना, तो यील्ड कितनी होगी बेटा? 50%। यील्ड कितनी होगी? 50%। तो बात समझ में आ गई? तो इसी को बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहां से है बेटा? ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में, उसी पर ये बेस्ड है। चलो अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 50 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। यहां पर देखो जरा, पहली रिएक्शन, इधर रिएक्शन लिखी है और इधर हीट लिखी हुई है कि इसको क्या बोलेंगे। तो देखो जरा, 1 मोल मीथेन का कंबसन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है CO2 और वाटर। तो बताओ यहां पर 1 मोल का कंबसन की अगर हो तो उसकी हीट को बोलते हैं हीट ऑफ कंबसन, यानी कि इसकी मैचिंग किससे होगी? थर्ड से। थर्ड से। तो ए की मैचिंग थर्ड से, ये गलत हो गया। अब बाकी एक की मैचिंग थर्ड से। यहां देखो जरा, H2 गैस 2H गैस, यानी कि मॉलिक्यूल से एटम में बदल रहा है। तो यहां पर बताओ, ये हीट ऑफ एटमाइजेशन भी सही है, हीट ऑफ एटमाइजेशन भी सही है, और ये डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी भी सही है। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलो तो चाहे डेल्टा H बॉन्ड बोलो, तो ये दोनों ही बातें सही है। यहां पर देखो जरा, कार्बन ग्रेफाइट 2H2 और मीथेन। तो बताओ यहां पर 1 मोल मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंटल स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म से। तो देखो जरा, कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? कार्बन ग्रेफाइट। और हाइड्रोजन का H2। तो बताओ यहां पर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है मीथेन की, तो बताओ डेल्टा HF। यहां पर देखो, NaCl सॉलिड, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस हो गया। तो बताओ ये क्या है? डेल्टा H सॉल्यूशन है। अब देखना जरा, यहीं पर एक क्वेश्चन है कि अगर NaCl सॉलिड, Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस हो तो यहां पर इस वाली एनर्जी का नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा लैटिस एनर्जी। क्या नाम होगा? तो अगर इधर गैसीय साइन में टूटा होता तो नाम होता लैटिस एनर्जी, लेकिन यहां पर एक्वस है तो यही क्या बोलेंगे? डेल्टा एच सोल्यूशन। तो देखो जरा, ए की मैचिंग थर्ड से, बी की मैचिंग 4 से, बी की मैचिंग 4 से, सी की मैचिंग सेकंड से, सी की मैचिंग सेकंड से, तो ये गलत हो गया। आंसर विल बी फोर्थ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कहां से लिया गया है? देखो, बॉन्ड एंथैल्पी आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं ये, और डेल्टा एच कंबसन, ये सब आपको यहां पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पेज नंबर आप देख सकते हैं इसके लिए, 11th की फर्स्ट पार्ट 152, 153, 154 और 155, इस पेज से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, इनमें से कितनी स्पीसीज हैं जो नॉन प्लानर हैं? तो पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए? नॉन प्लानर है, नॉन प्लानर भी होने चाहिए और एज वेल एज पोलर भी होनी चाहिए।
पोलर, दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए। मतलब वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर के साथ साथ पोलर हो, उतने नंबर हमें बताना है कि इनमें से कितने मॉलिक्यूल हैं जो इन कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो मैं एक एक बात करता हूं, जरा देखना। ClF3, ClF3, ClF3। तो बेटा यहां पर क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 7 में 3 यूज हो गए फ्लोरीन में, तो बताओ बच्चे कितने, 4, यानी लोन पेयर कितने, 2। तो 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, तो बताओ यहां पर 3 और 2 5, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, sp3d। अब बताओ sp3d का केस है, 2 लोन पेयर है, तो जो शेप होगा वो कैसा होगा, टी शेप। कैसा होगा, टी शेप। अब देखो जरा, जो टी शेप होती है बेटा, टी शेप एक प्लानर शेप होती है। टी शेप कैसा होता है, प्लानर। तो बताओ यहां पर प्लानर है, हमें क्या चाहिए, नॉन प्लानर। तो ये वाला गलत हो गया, हमें ये बेकार हो गया हमारे लिए। SO2 अगर हम लोग बात करें, SO2, तो देखो SO2 ये होता है S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक ये लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और sp2 के साथ एक लोन पेयर। शेप कैसी हो गई, वी शेप या बेंड शेप। और वी शेप और बेंड शेप कैसे होते हैं, प्लानर होते हैं बेटा। तो बताओ ये प्लानर है, तो ये तो क्लियर हो गया प्लानर है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो बोलेंगे नॉन पोलर। क्लियर है। और अगर किसी के पास एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर को कैंसिल आउट केवल लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट कर सकता है। तो बताओ अगर एक लोन पेयर है तो नेट डाइपोल मोमेंट कुछ होगा, यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर। मॉलिक्यूल तो पोलर हो गया, बट ये मॉलिक्यूल है नॉन प्लानर हो गया, बट हमें क्या चाहिए था, नॉन प्लानर। तो ये भी बात गलत हो गई। तो यहां पर एक कंडीशन तो फॉलो कर गई पोलर वाली, लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा है, प्लानर है, और हमें क्या चाहिए, नॉन प्लानर। तो ये भी गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं PF2Cl3, PF2Cl3, जरा देखना बेटा यहां पर सेंट्रल एटम फास्फोरस। अब बताओ फास्फोरस अगर हम लोग देखें तो फास्फोरस और कितने दो फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है। तो अगर इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम 3 और 2 5, और कोई चार्ज नहीं है, 5 और 5 10 डिवाइड बाई 2, यानी ये आ गया 5। अब देखो जरा, तो और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp3d, और sp3d जीरो लोन पेयर, शेप इसका हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखो ये ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब जरा ध्यान देना, जो मोर ईयन एटम होते हैं उनको कहां रखते हैं, एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पर। और जो लेस ईयन वाले होते हैं उनको कहां रखते हो, इक्वेटोरियल पर। जरा देखना, ये आपस में, इनका तीनों क्लोरीन का आपस में नेट डाइपोल मोमेंट 0, और इनका आपस में, तो बताओ ये पोलर या नॉन पोलर, तो नॉन पोलर, और हमें क्या चाहिए था, पोलर। तो ये वाले भाई क्या हो गया, गलत हो गया। CHCl3, तो CHCl3 बेटा कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। CHCl3 टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल बेटा कैसा होता है, नॉन प्लानर होता है। ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है, नॉन प्लानर। और इसका नेट डाइपोल मोमेंट अगर ये भी क्लोरीन होता तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता और नॉन प्लानर होता, नॉन पोलर होता। लेकिन अभी यहां पर सभी मॉलिक्यूल, सभी एटम सराउंडिंग के सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा, और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। तो बताओ पहला मॉलिक्यूल जो हमारे काम का है वो कौन सा है, CHCl3। अब देखो यहां पर फॉस्फीन आ गया, तो चलो फॉस्फीन देखते हैं। फॉस्फीन PH3, तो बेटा PH3 अगर देखें तो ये भी कैसा होता है बेटा, पिरामिडल। ये भी कैसा होता है, पिरामिडल। और पिरामिडल शेप जो होता है वो नॉन प्लानर होता है। और एक लोन पेयर अगर है, और एक लोन पेयर की वजह से यह मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर। तो हमारे काम का ये भी हो गया, PH3 भी। BF3 अगर देखें, BF3 मॉलिक्यूल, तो देखो जरा BF3 मॉलिक्यूल, जो BF3 मॉलिक्यूल होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हो गया,
अब देखो जरा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 120 120 120, तो इसका नेट, तीनों का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो बताओ ये पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर, और हमें क्या चाहिए, पोलर। और ये प्लानर भी हो गया, और हमें चाहिए नॉन प्लानर, तो ये भी गलत हो गया। अब हम लोग बात करते हैं PF3Cl2, PF3Cl2, PF3Cl2। अब देखो जरा, यहीं पर सेम PF3Cl2 अगर हो गया तो बताओ 3 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन तो मैंने एक्सियल पे रख दिया, 1 फ्लोरीन को मुझे कहां रखना पड़ेगा, मुझे ये। अब ये हो गया देखो PF3Cl2। अब बताओ ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये वाले 3, ये बॉन्ड आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। तो बताओ ये पोलर या नॉन पोलर, तो आंसर है नॉन पोलर, और सॉरी नॉन प्लानर। मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन प्लानर, और यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाएगा, इसलिए मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। तो अपने काम का ये भी है, ठीक है। सॉरी ये, अब मैं थोड़ा सा ये हटा रहा हूं। तो अभी तक अपने काम के केवल 2 मॉलिक्यूल आए, 3, CH3Cl3, PH3 और PF3, ये और ये। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं, XCF6, XCF6, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 6 यूज हो गए, एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर आते ही ये क्या, मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर। तो ये तो फॉलो कर गया पोलर। अब देखो जरा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा 6 और 1 7, बताओ ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3d3, sp3d3, और sp3d3 के केस में एक लोन पेयर, तो ये सेफ होगा इसका कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। तो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो बताओ जरा ये भी कैसी हो गई, नॉन प्लानर, तो ये भी अपने काम का है। अब जरा देखना IF7, 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 तो बताओ यहां पर हाइब्रिडेशन हो गया sp3d3, sp3d3, और साइड एटम सभी सेम है, और सेंटर एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सिमेट्रिकल, और नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, 0, यानी ये क्या हो गया, नॉन पोलर। बट ये नॉन प्लानर है, बट पोलर नहीं है, तो ये अपने काम का नहीं है। तो अभी तक कितने काम के, 1 2 3 4। अब इसको देख लेते हैं, XCO3, XCO3, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, और एक लोन पेयर। तो बताओ यहां पर 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और एक लोन पेयर है, तो शेप कैसा, पिरामिडल, और पिरामिडल जो शेप होता है वो कैसा होता है, नॉन प्लानर, तो नॉन प्लानर भी हो गया। और एक लोन पेयर अगर है, तो लोन पेयर को लोन पेयर ही कैंसिल आउट कर सकता है डाइपोल मोमेंट को, तो इसका मतलब यहां पर ये कैसा हो गया, पोलर। तो ये भी क्या है, सही है। तो बताओ कितने, 1 2 3 4 5, आंसर विल बी फर्स्ट। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही में मैंने दोनों चीजें पूछ ली है कि नॉन पोलर, नॉन प्लानर भी हो और पोलर भी हो। तो यहां पर जब हाइब्रिडाइजेशन से डाइपोल मोमेंट, इन सब की इंफॉर्मेशन अगर होगी तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो यहां पर देखो काफी मॉलिक्यूल हैं, उनकी ज्योमेट्री शेप दी हुई है, उनके डाइपोल मोमेंट भी दिए हुए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है MOT पर बेस्ड 52, एज पर MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। बहुत सावधानी पूर्वक कि इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है, जरा मुझे बताओ। B2 का जो ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर B2 और C2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ। तो बताओ यहां पर सिंगल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है, तो अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ देखें तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, B2 की। तो B2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है C2 की, ये बिल्कुल सही है। हमें इनकरेक्ट चाहिए, तो ये सही है, बट हमें आंसर सही नहीं है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। बॉन्ड लेंथ C2 और O2 की, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी दो और इसका भी दो, बॉन्ड ऑर्डर दोनों के बराबर हो गए। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि बॉन्ड लेंथ उसकी बराबर हो। लेकिन अगर बॉन्ड, ये कह सकते हैं कि अगर अलग अलग है तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो यहां पर देखो जरा, इसको बताने के लिए
एक डायग्राम अगर देखें हम लोग एनसीईआरटी में बना हुआ, ये इस डायग्राम पे अगर जाएंगे तो यहां पर देखो जरा, ये है C2 और ये है O2, ठीक है। यहां पर जो रेड वाले हैं, रेड वाले वो, ये रेड वाले जो कॉलम है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ के हैं, और जो येलो वाले हैं वो बॉन्ड एनर्जी के हैं। तो बताओ हमें तो मतलब किससे है, रेड वाले बॉन्ड लेंथ से। तो ये देखो जरा, इसकी 131 इसकी बॉन्ड लेंथ है और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 121। तो ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ जो है किसकी ज्यादा है, C2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है O2 की बॉन्ड लेंथ से। और ध्यान रखना यहां पर sp मिक्सिंग होती है C2 में, और O2 में sp मिक्सिंग नहीं होती, विदाउट sp मिक्सिंग। चलो तो फिर से वहीं पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो किसका ज्यादा होगा, C2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा O2 से। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बट आंसर हमें इनकरेक्ट चाहिए। N2F2 बॉन्ड एनर्जी, N2 बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। F2 सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड एक ही है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम, और यहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी भी इसका सही ऑर्डर है। यहां पर अब देखो O2 और F2, O2 यहां पर बेटा अगर हम लोग देखें तो ये डबल बॉन्ड है और F2 सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट इसमें चीजें आपको पता चली। तो ये कहां से बेस्ड है, इस पूरे जितना भी ये डायग्राम बना हुआ है इसी से पूरा बेस्ड है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, यहां पर भी बच्चों ने गलती की होंगी, ठीक है। तो एक कठिन क्वेश्चन में है ये, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पहली बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दिया गया है वो एक पीरियोडिक टेबल की ही का उसका एक पार्ट है। हमने क्लियर है। तो पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट अगर है तो फिर ये कोई एक ही एलिमेंट है, ये कोई एक ही एलिमेंट है। यहां नहीं कि ऐसा नहीं है कि यहां पर 14 एलिमेंट रखे गए हैं, ठीक है, वो अलग है। तो वहां पर पोजीशन ठीक है उनकी यहां पर है, लेकिन अगर यहां पर कोई एक एलिमेंट बी लिखा गया है तो वो फिर कोई एक ही है, क्योंकि यहां पर ये पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। अब जरा देखना, यहां पर अगर 39 दे दिया है तो बताओ ये कौन सा एलिमेंट है, यट्रियम। कौन सा, यट्रियम। तो ये तो क्लियर हो गया यट्रियम। उसके ऊपर कौन सा है, स्कैंटियम। तो बताओ ये स्कैंटियम, ये यट्रियम, तो ये बताओ कौन सा होगा, लैंथेनम। और ये कौन सा होगा, एक्टीनियम। तो बताओ यहां पर जो बी एलिमेंट है वो कौन सा होगा, एक्टीनियम। बी कौन सा होगा, एक्टीनियम। क्लियर है। तो बी यहां पर है कौन सा, एक्टीनियम। अब मुझे बताओ अगर यहां पर ये 39 है तो ये वाला ग्रुप नंबर कौन सा होगा, थर्ड। तो ये बगल वाला ग्रुप नंबर कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 2, यानी ये एल्कली अर्थ मेटल है। तो ए यहां पर क्या होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बात बिल्कुल सही है, बट हमें क्या चाहिए, इनकरेक्ट। अब जरा देखना, सी इज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, सी इज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। अब जरा देखना, यहां पर लैंथेनम है, जो पोजीशन यहां पर दी गई है वो लैंथेनम है, बट ध्यान रखना इसी पोजीशन पर 14 लैंथेनॉइड है जो कहां पर रखे हैं, नीचे। इसी पोजीशन जहां बी है उसी पोजीशन पर एक्टिनॉइड है जो कि कहां रखे गए हैं, नीचे, ठीक है। तो बताओ एक्टिनॉइड कहां से कहां तक, एक्टिनॉइड कहां से कहां तक, 90 से 103, 90 से 103। तो 103 वाला भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 का है। तो बताओ सी क्या होगा, 104। और 100 अगर 4 है तो सी का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो ये क्या है, 104। ठीक। अब बताओ यूरेनियम, यूरेनियम जो होता है वो 92 होता है, तो 92 के बाद है सी। तो बताओ ये ट्रांस यूरेनिक है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। अब देखो जरा, एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ डी, डी की बात हो रही है, यानी कि लैंथेनम के बाद है। तो बताओ जरा, लैंथेनम होगा
और लैंथेनम के बाद ही उसी जगह क्या रखे गए हैं, लैंथेनॉइड्स। और लैंथेनॉइड्स की जो पोजीशन है वो 58, लैंथेनॉइड का जो एटॉमिक नंबर होते हैं लैंथेनॉइड्स के वो है 58 से 71। तो बताओ 71 नंबर भी यहीं पर है, तो ये बताओ क्या है, 72 है, 72। तो बताओ डी का एटॉमिक नंबर 72 बिल्कुल सही है। और अगर इसका देखें लैंथेनाइट का जो पीरियड होता है वो कौन सा है, 6, और इनका 7। तो पीरियड भी पीरियड किसका 6 सही है। और जो इसका ग्रुप नंबर होगा, अगर इनका ग्रुप नंबर 3rd है तो इसका ग्रुप नंबर 4th होगा, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो एटॉमिक नंबर ऑफ बी इज 103, एटॉमिक नंबर ऑफ बी इज 103 which belongs to 3rd पीरियड। तो ध्यान रखना ये यहां पर गलती हो सकती है, बहुत लोग कह सकते हैं कि इसको ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। देखो जरा क्यों, अगर मैंने कहा है ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, और अगर ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट अगर हमने कोई उठा के दिया है, तो फिर ये जो अगर मैंने ये स्कैंटियम है तो फिर ये ट्रियम होगा, ये लैंथेनम होगा, तो ये एक्टीनियम ही है, जो वहां पर शो किया जाता है वो एक्टीनियम ही है। तो अगर मैं उसके नीचे शो कर रहा हूं तो ये केवल और केवल क्या है, ये एक्टीनियम है, ना कि एक्टिनॉइड्स में कोई, क्योंकि एक्टिनॉइड्स को कहां शो करते हैं हम लोग, नीचे। ठीक, अब देखो गलती का क्या हो जाती है कि जैसे हम लोग बात करते हैं स्कैंटियम, ये ट्रियम, लैंथेनम और ये एक्टीनियम, क्लियर है, ये है, और बाकी ये डी ब्लॉक और है। तो डी ब्लॉक का हमें याद करवाया जाता है मैजिक नंबर 18, 32, 32, और स्कैंटियम का बेटा 21, 21। तो बताओ हम क्या कर देते हैं, इसमें 32 जोड़ देंगे, सॉरी 18 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 32 जोड़ देंगे, फिर 32 जोड़ देंगे, और जहां ऐसे किया तुमने 18, 32, 32, तो इसका एटॉमिक नंबर तुम निकाल दोगे 103, जो कि बी 103 नहीं है। तो ध्यान रखना 18, 32, 32 ये बाकी और के लिए चलेगा, लेकिन ग्रुप नंबर 3 के लिए 18, 32, 32 नहीं चलता, मैजिक नंबर क्या चलता है, 18, 18, 32, 32 ये चलता है। समझ में आया। तो इसमें 18 जोड़ोगे तो इसका आ जाएगा, इसमें 18 जोड़ोगे तो इसमें, फिर 32 जोड़ोगे तो ये, तो यहां पर +18 +32, सॉरी 18, 18, 18 +32, तो ये आ जाता है आपका कितना, जरा जोड़ो कितना, 21। तो इसका हो गया 18, 18 और 32। तो देखो जरा 8 और 8, 8, 16, 17, 18, 19, और ये 3, 2, 5, 6, 7, 8 और 1, 9, कुछ गलत हुआ, ये है 21, इसमें मैंने 18 जोड़ा तो इसका आ गया, और वो कितना है 39, ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये 39 आ गया। अब 39 में फिर से मैं 18 जोड़ूंगा तो 8 और 2, अच्छा मुझे यहां पर किसका पूछा जा रहा है, बी का पूछा जा रहा है ना, तो बी यहां पर है, ठीक है बिल्कुल सही है। 39 के नीचे वाले से नीचे, तो ये कितना आ गया 39, 39 में मैं फिर से 18 जोड़ूंगा, फिर 32 जोड़ूंगा, तो ठीक है। ये देखो जरा 8, 8, 16, 17, 18, 19, 3, 3, 6 और 1, 7, 8, 89। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बी का, 89, ये है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप नंबर 3 का मैजिक नंबर कितना, 18, 18, 32, और बाकी सभी डी ब्लॉक का क्या होता है 18, 32, 32। तो 18, 32, 32, और ग्रुप नंबर 3 का 18, 18, 32। तो ये हो गया। तो आंसर बताओ यहां पर बी का एटॉमिक नंबर 103 गलत हो गया, और हमें गलत ही चाहिए, आंसर कौन सा होगा, 4th। आंसर कौन सा होगा, 4th। अब देखो जरा इसको पीरियोडिक टेबल से पूरा देख लेते हैं। यहां पर देखो अगर मैंने पीरियोडिक टेबल का पार्ट दिया है तो मैंने यही दिया है 39। अब तुमसे ये पूछ रहा है बी, तो बताओ बी क्या है, एक्टीनियम ही तो है। अब थोड़ा ही नहीं कह दोगे कि 103 है, तो 103 तो ये है, वहां पर जब हम फोटो दे रहे हैं तो ये अगर इसके नीचे का नीचे पूछ रहे हैं तो यही बताओगे ना। तो बताओ 89, और इसके बाद मैंने पूछा था कि ये वाला एलिमेंट जो है 104, और 104 92 के बाद है,
और 92 के बाद है तो बताओ ये ट्रांसयूरेनिक है, बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एल्कली अर्थ मेटल है, और ये बात करें तो एल्कली मेटल है। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 54, ग्राफ ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वर्सेस टी में ग्राफ दिए हुए हैं, और ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ग्राफ होगा, कौन सा जीरो ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है कि क्या है। तो हमारे अपना जो सिलेबस है वो दो ही है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले हम लोग देखें फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग एक ये देखते हैं, AT बराबर ए नॉट माइनस के टी। AT बराबर ए नॉट माइनस के टी। तो बताओ ये इनिशियल मोल, ये डिसोसिएटेड मोल। तो ये या तो हम ऐसे कर बोले इनिशियल कंसंट्रेशन, डिसोसिएटेड, और ये क्या बची हुई टी समय बाद बची हुई। तो बताओ यहां पर मुझे अल्फा अगर लिखना हो तो अल्फा क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल अपान में इनिशियल मोल। तो बताओ अगर डिसोसिएटेड मोल कितना है बेटा, के टी, इनिशियल कितना है ए नॉट। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये फिक्स ये फिक्स, तो यहां पर देखो जरा, अल्फा अल्फा बराबर अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब बताओ ये y बराबर mx को फॉलो कर रहा है, और y बराबर mx ये ओरिजिन से पास होगा और स्ट्रेट लाइन। तो बताओ ये किसके लिए हो गया, जीरो ऑर्डर। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर। अब मैं अगर बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर का बेटा जो AT होता है वो होता है AT इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। AT बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो बताओ यहां पर अगर हम डिसोसिएटेड मोल लिखें तो ये बचे हुए मोल है, बची हुई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। तो बताओ यहां पर डिसोसिएटेड अगर हम लोग लिखें तो वो कितना होगा, तो डिसोसिएटेड होगा इनिशियल कितना था ए नॉट, माइनस ये टी टाइम बाद बची हुई, तो ए नॉट माइनस ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब देखो फिर से डिसोसिएटेड क्या होता है, इनिशियल माइनस बची हुई, तो बची हुई टी टाइम बाद कितनी है, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ए नॉट में ए नॉट माइनस ए नॉट ई की पावर माइनस के टी में माइनस कर दिया। यहां पर मैंने ए नॉट कॉमन ले लिया तो लिखूंगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ये हो गया, ये डिसोसिएटेड आ गया। अब देखो जरा, जो अल्फा होता है वो डिसोसिएटेड अपान में इनिशियल, तो इनिशियल तो ए नॉट है, और डिसोसिएटेड कितना, ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो ये ए नॉट से ए नॉट कट गया, तो अल्फा बराबर आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो ये देखो जरा, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस का है, तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का, ये आंसर ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का। क्लियर है? अब देखो जरा, अल्फा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब टी इनफाइनाइट हो जाए। तो ये बताओ कितना हो गया, जीरो, और अल्फा बराबर क्या आ गया, 1। तो देखो एट टी जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो अल्फा लगभग कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया, पहला वाला फर्स्ट है और सेकंड वाला जीरो है। तो फर्स्ट पहला वाला फर्स्ट ऑर्डर और फिर जीरो ऑर्डर, तो आंसर कौन सा, थर्ड। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, ए ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 3 इलेक्ट्रोलाइट। बेटा 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, NaCl, HCl और ये NH4OH। ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। और ये है वीक बेस, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम लोग मोलर कंडक्टेंस और रूट सी के बीच ग्राफ बनाते हैं, तो जो ये वाला ग्राफ होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और जो ये स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो बताओ 3 नंबर ये किसके लिए होना चाहिए, वीक के लिए, और वीक यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो तीसरा वाला जो होना चाहिए वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां पर है और यहां पर है, और यहां देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। तो ये तो गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए। अब यहां पर दो स्ट्रेट हैं,
अब मैं इसमें कैसे पहचानूंगा कि कौन HCl है कौन NaCl है? तो अगर हम इस ग्राफ को आगे बढ़ाएं, एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसका एक्सट्रापोलेशन करूं तो देखो जरा, 1 वाला ग्राफ ऊपर टच कर रहा है, 1 वाला ग्राफ ऊपर टच करेगा और 2 वाला ग्राफ नीचे टच करेगा। अब यहां पर देखना, NaCl, HCl और NaCl, इनमें दोनों ये Cl कॉमन है, तो Cl तो हटा दो, Cl कॉमन हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग देखें H प्लस और Na प्लस, तो H प्लस और Na प्लस में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी ज्यादा होती है? तो आंसर है H प्लस। तो H प्लस की ज्यादा होगी तो HCl की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ज्यादा होगी, यानी कि जो 1 है वो HCl है, फिर 2 NaCl होगा और 3 NH4OH होगा। आंसर विल बी थर्ड। और ये बात कहां लिखी है? तो ध्यान रखना, सभी आयंस में सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस आयन की होती है? तो आंसर है H प्लस की। और ये एनसीईआरटी में कहां दिया है? ये आपको देखो जरा, डे बाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन किसके लिए होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये वाला ग्राफ किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब यहां देखो जरा, सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर देखें तो किसके लिए है? H प्लस के लिए, 349.6, किसी की भी दूर दूर तक नहीं है। समझ में आया? और ये देखो Cl माइनस की, सॉरी Na प्लस की, Na प्लस की बहुत कम है, केवल 50 है। को समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन यहां से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। चूज द करेक्ट सेट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। कौन सा करेक्ट, इनकरेक्ट यहां पर? तो ट्रू, करेक्ट के लिए हम लोग ट्रू लिख रहे हैं और जो इनकरेक्ट है उसके लिए फॉल्स लिख रहे हैं। तो बताना जरा। द pH ऑफ बफर सोल्यूशन, pH ऑफ बफर सोल्यूशन डज नॉट चेंज इफेक्टिवली ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो अगर हम लोग बफर सोल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो पीएच में चेंज नहीं होता। इसी सोल्यूशन को, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं बफर सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक। एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड डज नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम लोग NH4OH का सोल्यूशन था, NH4OH, तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब मैंने बाहर से इसमें क्या ऐड कर दिया? NH4Cl, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो टूटेगा क्या बन जाएगा? NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये देखो जरा, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाएगा। तो बताओ OH आयन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो बताओ OH आयन चेंज हो गए तो पीएच हो जाएगी चेंज। तो बताओ यहां पर कह रहे हैं कि डज नॉट अफेक्ट, अफेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। तो देखो जरा, पहला ही यहां फॉल्स हो गया, तो ट्रू के बाद फॉल्स, ट्रू के बाद ट्रू हो गया, ये गलत हो गया। ट्रू के बाद फॉल्स, ट्रू के बाद फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, पहला और तीसरा बचे। अब मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसीटेट, बेटा अमोनियम एसीटेट अगर हम लोग बात करें तो ये अमोनियम एसीटेट, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया, एसिटिक एसिड से आया। तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो कैसा? ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। और वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। फार्मूला होता है KW अपॉन में K इंटू KB। तो यहां पर C है ही नहीं, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगी। तो बताओ यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसीटेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन। तो ये बेटा ट्रू है, तो अगला भी ट्रू हो गया। तो देखो यहां पर ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, तो यहां तक तो बिल्कुल सही हो गया। अब फिर अगला बात करते हैं हम लोग, द मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। तो वीक एसिड, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, तो कैन एक्ट एज बफर, बिल्कुल सही है। और इसको बोलते हैं वीक एसिड। वीक एसिड, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो इसको बोलते हैं एसिडिक बफर। क्या बोलते हैं? एसिडिक
बफर। क्लियर है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट। क्या बात समझ में आ रही बेटा? आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन। तो ये इसके लिए बेटा बफर सॉल्यूशन ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पेज नंबर आप जाएंगे 11th की पार्ट नंबर 1, 200, 201, 202, 203, इन पेज को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल, दो बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उतना ही लगभग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके बीच है? टॉलुइन के दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो इसका मतलब अगर मिलाने से पहले और मिलाने के बाद फोर्सेस बराबर हो तो बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां पर देखो, मिलाने के पहले जो फोर्स बेंजीन के बीच था वही टॉलुइन के बीच था, तो मिलाने के बाद भी दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ही रहेगा। तो बताओ ये फॉर्मेशन क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन का। तो बना कौन सा? आइडियल सोल्यूशन। क्लियर है? आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सोल्यूशन कह रहे हैं कि इसके लिए क्या इनकरेक्ट है, तो ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा है। तो बताओ आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों तो सही हो गए, लेकिन हमें नॉट ट्रू चाहिए। तो देखते हैं, दीज विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। बेटा मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप नॉन आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। दीज विल नॉट फॉर्म आइडियल, नहीं आइडियल बनाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो कह रहे हैं नॉट ट्रू कौन सा है? सी एंड डी, आंसर विल बी थर्ड। कौन सा इनकरेक्ट है? तो सी और डी इनकरेक्ट है। कहां से दिया गया है ये बेटा? आइडियल सोल्यूशन एनसीईआरटी। ये देखो डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग। क्लियर है आइडियल सोल्यूशन के लिए? चलो अगला, यहां पर अब फिर से एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन। एमंग्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर, कितनी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होंगी? तो बेटा जो इवन नंबर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, इवन और ऑड, तो इवन वाली होती हैं कैसी? डाया। और ऑड वाली कैसी होती है? पैरा। तो और इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बॉस। तो बॉस को छोड़ दो, बाकी सभी ऑड वाली क्या होंगी? पैरा। बॉस का मतलब यहां पर क्या है? सॉरी गलती से, यहां पर इवन वाली डाया होती हैं, लेकिन किसको छोड़कर? एक्सेप्ट बॉस। बॉस का मतलब B2, O2, S2, ये तीनों मॉलिक्यूल इवन नंबर इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में होते हुए भी ये कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक हैं, एक्सेप्ट ये क्या होंगी? मैं लिख दे रहा हूं पैरामैग्नेटिक। तो फिर से सुनना, सभी ऑड पैरा होती हैं, लेकिन इवन में अगर हम लोग B2, O2, S2 को छोड़ दें तो ये क्या होती हैं? डाया मैग्नेटिक। अब जरा देखना N2, तो यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखो ये बॉस आ गया O2, S2, B2, तो अपने काम का देखो जरा O2, S2, B2, और ये तो इवन नंबर है तो डाया, ये इवन नंबर डाया, इवन नंबर डाया, BE2 ये भी इवन नंबर डाया, F2 भी डाया, तो ये सब बेकार हो गई। ठीक, अब देखो जरा यहां पर O2 -1 और O2 -2। बेटा अगर हम लोग O2 की बात करें तो O2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई स्टार एबीएमओ में, जो अनपेयर्ड होते हैं। पाई स्टार एबीएमओ में 2 अनपेयर्ड होते हैं, लेकिन जैसे मैंने O2 -1 कहा तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अब अनपेयर्ड इसके पास कितना? 1, तो भी बताओ क्या होगी? पैरा। तो ये सही है, तो ये हमारे काम की हो गई। लेकिन O2 -2 ये भी क्या हो गया? देखो अब ये कैसा हो गया? डाया। तो ये अपने काम की नहीं है। तो बताओ कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, और 4 कहां पर है? आंसर विल बी फोर्थ, आंसर विल बी फोर्थ। क्लियर है? चलो अब ये सब कहां दिया है तो देखो जरा, B2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कहां पर? पाई बॉन्डिंग में।
तो दो अनपेयर्ड होते हैं, B2 के पास भी दो अनपेयर्ड, O2 के पास भी दो अनपेयर्ड और H2 के पास भी दो अनपेयर्ड, लेकिन अंतर है B2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, पाई बॉन्डिंग में, O2 में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कहां होते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर है? अब देखो जैसे O2 -1 करेंगे तो ये बढ़ गया, अनपेयर्ड एक बचा, O2 -2 करेंगे ये भी पेयर्ड हो गया, अब डाया हो गया, तो O2 -2 डाया मैग्नेटिक। चलो बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 59, which of the following statement are correct for the complex K2 ZnCn whole twice O2 whole twice? तो मैं अलग से लिख दे रहा हूं इसको, K2 ZnCn whole twice O2 whole twice, ये है। अब यहां पर बेटा ये O2 -2 भी हो सकता है और O2 -1 हो सकता है, ये हमें नहीं पता है, तो पहले इसको पता किया जाए कि ये O2 -1 है या O2 +2 है। बताओ पूरे कॉम्प्लेक्स, अगर पूरे कंपाउंड में सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करें तो 0 आना चाहिए। तो जरा देखना, जिंक ऑलवेज +2, तो एक पोटेशियम +1 तो दो पर +2, जिंक +2, एक CN -1 तो दो का -2, अब बचा ये, और इनका सम क्या हो जाना चाहिए, 0। तो बताओ जरा, इस दो O2 है, तो यहां पर देखना +2 -2 तो कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब ये अगर +2 है तो ये दोनों, ये सबका मिला के क्या होना चाहिए, -2, और -2 का मतलब O2 पर चार्ज होना चाहिए -1, तो O2 -1 है लेकिन कितने, दो, तो ये -2 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में अगर जिंक है तो जिंक नहीं लिखेंगे, जिंकेट लिखेंगे। देखो यहां जिंक लिख दिया इन्होंने, तो बताओ ये क्या गलत हो गया। और वैसे भी नाम होता पोटेशियम, पहले सी आएगा कि एस आएगा, तो पहले सी आता, तो बताओ डाई साइनो पोटेशियम, डाई साइनो, डाई सुपर ऑक्साइडो, जिंकेट सेकेंड। क्लियर है? तो ये होना चाहिए पोटेशियम, यहां पर इन्होंने 22 सुपर ऑक्साइडो लिख दिया, फिर 22 साइनाइडो लिख दिया, जिंक सेकंड होना चाहिए, जिंक सेकंड, ये गायब है, तो जिंक की जगह जिंकेट होना चाहिए, गलत हो गया। अब देखो जरा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, तो बच्चे सोचेंगे Ma2B2 है और Ma2B2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, लेकिन बेटा Ma2B2 तो होना चाहिए, और ये लेकिन कैसा होना चाहिए, स्क्वायर प्लानर, तभी ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। लेकिन यहां पर जिंक है, और जिंक बेटा D10 होता है, जिंक +2 D10, और D यहां पर अंदर कोई खाली नहीं हो सकता, अगर ये खाली नहीं हो सकता तो फिर आउटर ऑर्बिट, आउटर ही यूज होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी sp3 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है, तो दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती थी, sp3 और dsp2, लेकिन यहां पर जिंक +2 है और जिंक +2 D10 होता है, तो कोई इनर डी खाली नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, और sp3 टेट्राहेड्रल होता है, वहां पर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब चलते हैं आगे, इट इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, ये कैटायन, तो ये क्या होगा, एनायन, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, तो ये सही हो गया तीसरा। इट्स सो लिंकेज आइसोमेर, तो बेटा यहां पर एम्बीडेंटेड लिगेंड है CN, तो CN NC, तो यहां पर एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमेर शो कर सकता है। इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नहीं, इनर DUG नहीं हुआ, तो बताओ ये कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो यहां पर थर्ड एंड फोर्थ केवल सही होंगे, आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर ये कहां से दिया है, ये आईपीएससी नेमिंग के पूरे रूल लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, तो इसी पैराग्राफ से आईपीएससी नेमिंग का यहां पर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर गिवन प्रॉपर्टी, तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है। तो देखो जरा, BF3 बोरान, BF3 BCl3 BBr3 BI3, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, साइड एटम सभी सेम है, इसके भी तीनों सेम है, इसके भी तीनों सेम है, इसके भी तीनों सेम है, तो बताओ यहां पर BF3 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 sp2, बॉन्ड एंगल 120 120 120 120, तो बताओ यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा,
नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बताओ इन सब का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, यानी बराबर होगा। क्लियर है, तो ये वाली क्या हो गई, बात गलत हो गई। अरे ऐसे देखो, ये है, तो बताओ सराउंडिंग एटम सेम है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, और ये नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ इन सब का नेट डाइपोल मोमेंट 0, यानी बराबर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। BF3 BCl3 BBr3 BI3, फिर से वही, तो बॉन्ड एंगल सबका ये सिमेट्रिकल है और लोन पेयर है नहीं, तो 120 120 120, तो ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी क्या हो गया, गलत। ऑर्डर ऑफ BX बॉन्ड लेंथ, तो BX बॉन्ड लेंथ अगर हम लोग देखें तो बताओ यहां पर बॉन्ड लेंथ में अंतर होगा, तो बोरान फ्लोरीन, तो बताओ फ्लोरीन से ज्यादा साइज क्लोरीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन, उससे ज्यादा आयोडीन, तो बताओ जरा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटनी चाहिए, तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है, तो क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है। अगला BF3 BCl3 BBr3 BI3, यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसी की होती है, और यही सही है, और रीजन है बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। तो देखो जरा, BF3 लेविस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब देखो जरा, अगर यहां पर 2p है, यहां पर भी 2p है, तो यहां पर 2 इसके पास है क्या, लोन पेयर, तो 2p का साइज बराबर होगा, तो 2p का साइज बराबर होगा, और इसके पास एक वैकेंट p है, तो बताओ यहां पर ये क्या हो जाएगी, यहां पर बैक बॉन्डिंग, तो कभी ये करेगा कभी ये करेगा, तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से इस बोरान की डिफिशियंसी पहले की अपेक्षा कम हो गई, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, कम। तो बताओ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसके पास थोड़ी सी कम है, और इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, ज्यादा है BI3 की। तो बताओ यहां पर ये इसका इसका जो साइज है और इसका साइज है, तो इसका साइज बहुत बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो इनमें ओवरलैपिंग क्या होगी, बहुत कम, यानी कि जो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है वो बहुत ही पुअर होगी। तो बताओ जो इसकी बोरान की डिफिशियंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही है, BF3 से ज्यादा BCl3 BBr3 BI3, तो सबसे ज्यादा लेविस एसिड करेक्टर BI3 और सबसे कम BF3। रीजन पूछा जाए मिनिमम क्यों है, तो रीजन है बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 61। अब यहां से थोड़ा क्वेश्चन सिंपल है बेटा, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी कि सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रीजन, यानी कुल मिला के कौन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। तो बताओ जरा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ा था, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो टॉलरेंस टेस्ट देती हैं। ठीक है, और टॉलरेंस कौन होती हैं, ऑल मोनोसैक्राइड, ऑल मोनोसैक्राइड। और डाई में अगर हम लोग बात करें मसल, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज, तो इसमें सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होती है, तो माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग। तो बताओ रिड्यूसिंग कौन कौन सी हो गई, ऑल मोनोसैक्राइड, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये सब रिड्यूसिंग है, यानी टॉलरेंस टेस्ट देंगी। तो बताओ सुक्रोज नहीं देगी, कह रहा है कि कौन यहां पर सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, आंसर विल बी फोर्थ। अब देखो जरा, जो टॉलरेंस टेस्ट है बेटा कौन देते हैं, एल्डिहाइड, टॉलरेंस टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पर एल्डिहाइड है, टॉलरेंस टेस्ट देगा। ये है फॉर्मिक एसिड, मोस्टली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते, लेकिन फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो टॉलरेंस टेस्ट दे देता है। क्यों दे देता है, देखो जरा, इसमें एक तरफ से एसिड है और एक तरफ से एल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टी आ गई, तो ये एक मात्र ऐसा है जिसके पास CHO ग्रुप होता है, तो बताओ ये टॉलरेंस टेस्ट दे देगा। अब ये अगली बात, ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि अगर हेमी एसिटल लिंकेज है, ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं, तो हेमी एसिटल लिंकेज है, तो एक ही कार्बन पर अगर OH और OR आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग हेमी एस्टर लिंकेज। अगर हेमी एस्टर लिंकेज है तो भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो ये भी देखो जरा, एक ही कार्बन पर OH और OR आ गया, तो ये हेमी एस्टर लिंकेज की वजह से ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगी।
इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो बेटा यहाँ पर ये आपको टॉलेंट रिएजेंट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, कौन रिड्यूसिंग होती है, कौन नॉन रिड्यूसिंग। अगला क्वेश्चन है 62, आइडेंटिफाई विच फंक्शनल ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। कह रहे हैं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। यहां पर देखो जरा, सबसे पहले ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। ठीक है, कीटोन, तो बताओ कीटोन तो प्रेजेंट है, कह रहे हैं नहीं प्रेजेंट है, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखें, मुझे यहां पर बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर कोई कहेगा कीटोन है, कोई कहेगा सेकेंडरी अमीन है, और कोई कहेगा एमाइड है। तो बेटा अगर हम लोग देखें तो जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी वो माना जाएगा। तो बताओ एमाइड, कीटोन और एमीन, सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसकी, एमाइड की, फिर कीटोन की, फिर एमीन की। तो बताओ जरा क्या मानोगे, तो ये मानोगे एमाइड। तो एमाइड है, एमाइड है, और हमें क्या चाहिए, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गए। यहां देखो जरा, यहां पर लग रहा है कीटोन, यहां लग रहा है ईथर, और यहां लग रहा है एस्टर। तो बताओ यहां पर एस्टर, कीटोन और ईथर में सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसकी है, एस्टर की है। तो बताओ क्या मानोगे, एस्टर। तो एस्टर है, इसका मतलब क्या नहीं है, आंसर विल बी फर्स्ट, ईथर नहीं है। चलो, ये यहां पर फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं कि कैसे क्या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहां पर 63, हाउ मेनी हेट्रोएटम्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग। ये मेलामाइन है, तो मेलामाइन में कह रहे हैं कि कितने हेट्रोएटम है। बेटा हेट्रोएटम अदर देन कार्बन एटम हम बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना हेट्रोएटम उन्हीं को अदर देन कार्बन एटम बोलते हैं जो रिंग में हो। तो बताओ रिंग में कितने नाइट्रोजन है, 3 है, यानी अदर देन कार्बन एटम कितने हैं, 3 है। तो यहां 6 नहीं बता देना, ये वाले तो बाहर हैं। हमें हेट्रोएटम उन्हीं को बोलना है जो रिंग में हो। ठीक है, तो कितने, आंसर होगा कौन सा, सेकंड, थर्ड, मतलब कि आंसर होगा सेकंड, बट नंबर में कितने हैं, 3। तो देखो यहां पर इसके लिए हम लोग हेट्रोएटम वाली बात पढ़ सकते हैं, ये हेट्रोएटम, ये हेट्रोएटम, ये हेट्रोएटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 64 में यहां पर बेटा N2 की रिएक्शन आपको दी गई है, 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। यहां पर मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया और N2 के, अमोनिया और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना, X1, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, X2, N2 का, यह है मॉलिक्यूलर वेट। अब इसके बाद इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो इसका इक्विवेलेंट वेट पहले किसका, ये y1 है और इसका y2 है। तो कह रहे हैं कि बताओ y1 माइनस y2 क्या होगा, y1 माइनस y2 क्या होगा। तो पहले मैं अलग अलग y1 निकालू, y1 बताओ इक्विवेलेंट वेट होता है अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसके लिए n फैक्टर हमें पता होना चाहिए। n फैक्टर होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। ठीक, तो देखना जरा, अगर मुझे N2 का n फैक्टर चाहिए, N2 का n फैक्टर, तो मैं देखूंगा कि इधर से इधर चलूंगा। अमोनिया का n फैक्टर, अमोनिया में n का n फैक्टर देखें तो इधर से इधर चलेंगे। तो देखना जरा, यहां पर 0 है, 0, और यहां पर नाइट्रोजन -3 है। तो बताओ 0 से -3 यानी कितने का चेंज, 3 का। बट एक मोल में कितने N2 है, नाइट्रोजन है 2, तो 3 दूनी 6, इसका n फैक्टर कितना आ गया, 6। यहां से इधर चलो, -3 से 0 यानी कितने का चेंज, 3 का, और एक ही नाइट्रोजन, इधर से इधर चलने पर कितना नाइट्रोजन इधर, 1, तो बताओ कितने का चेंज, 3 का। तो इसका n फैक्टर 3 और इसका n फैक्टर 6। तो चलो स्टार्ट करते हैं, y1, और y1 किसके लिए है, अमोनिया के लिए है। तो बताओ मोलर मास x1 अपान में n फैक्टर 3, यहां आ जाओ, y2 मोलर मास x2 अपान में n फैक्टर 6। तो बताओ निकालना क्या है हमें, y1 माइनस y2। तो y1 माइनस y2 तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, ये है x1/3 और ये है x2/3। तो y1 माइनस y2 कैसे लिखूंगा, x1/3 माइनस x2/6, एलसीएम लिया मैंने 6,
तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 2x1 माइनस x2, ये आ जाएगा 2x1 माइनस x2 बाई 6। आंसर विल बी फर्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। यहां पर एक रिएक्शन है A गिव्स B एंड अदर रिएक्शन है X गिव्स Y। तो दो रिएक्शन है और दो यहां पर A1 की वैल्यू है 10⁸ और A2 की वैल्यू है 10⁻10 कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल। देन द टेम्परेचर एट विच, किस टेम्परेचर पर कह रहे हैं K1 बराबर K2 होगा और R की वैल्यू क्या लेना है 2। तो जरा देखो, कह रहे हैं कि वो कह ही रहे हैं कि K1 बराबर K2 कर दो। अब बताओ K1 होता क्या है, K होता है K बराबर A E की पावर माइनस E अपान में RT। अच्छा इन्होंने यहां पर इक्वेशन ही गायब कर दी, ठीक है देखना पड़ेगा, इक्वेशन ही गायब है बेटा। चलो यहां पर लिखना चाहिए यहां पर कि गिवन है यहां पर, इसके लिए K1 बराबर, पेपर में बेटा दिया हुआ है K1 बराबर A1 E की पावर माइनस EA1 अपान में RT। इसके लिए K2 बोल रहे हैं और K2 कितना है A2 E की पावर माइनस EA2 अपान में RT। अब कह रहे हैं कि K1 बराबर K2 है, तो बताओ मुझे करना क्या है, केवल K1 बराबर K2 कर देता हूं मैं। तो K1 बराबर क्या, A1 E की पावर माइनस EA1 अपान में RT बराबर A2 E की पावर माइनस EA2 अपान में RT। अब मैं जो वैल्यू दिया है वो रखता चला जा रहा हूं। बताओ A1 कितना दिया है, A1 10⁸8, E की पावर माइनस EA1 कितना दिया है, EA1 ये भी सब गायब कर दिया इन्होंने। EA1 बेटा कितना दिया है, क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है, जब आप पेपर देखेंगे उसमें EA1 कितना दिया है 600 कैलोरी पर मोल और EA2 क्वेश्चन में दिया कितना है 1800। बस सिंपल। तो यहां पर कितना दिया है EA1 600 अपान में RT बराबर, ये A2 कितना दिया है 10⁻10 E की पावर माइनस 1800 अपान में RT, ये सब है। अब मैं इसको बराबर करूं, बताओ 10⁻8 से 10⁻8 करेगा तो बताओ क्या बचेगा 10⁻2 और ये अगर मैं नीचे ले आऊं और नीचे के बाद ऊपर ले आऊं तो बताओ क्या लिखोगे, E की पावर माइनस 600 बटे RT इंटू E की पावर प्लस 1800 अपान में RT। अब बताओ जब बेस बराबर होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो बताओ E की पावर 1800 RT माइनस 600 RT, तो बताओ 1/RT मैं कॉमन ले रहा हूं तो RT नीचे आ गया, 1800 में 600 गया तो कितना आ गया 1200, ये हो गया। तो E की पावर 1200 बटे RT बराबर 10⁻²। तो मैं दोनों तरफ ln ले रहा हूं, तो अगर ln लूंगा मैं तो ये E गायब हो जाएगा, तो 1200 बटे RT बराबर ln 10⁻² और 10⁻², और 2 ln 10, 2 ln 10। अब बिल्कुल सिंपल है, तो मुझे यहां पर क्या निकालना है T, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, T बराबर, T मैं इधर ले आ रहा हूं तो T बराबर मैं क्या लिखूंगा, ये 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 600 अपान में, और ln 10 को मैं लिख सकता हूं 2.303 log 10, और log 10 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 2.303 और ये R है, और R की बेटा यहां पर वैल्यू कितनी है 2, तो बताओ ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 600 बटे 4.2, ये कितना हो जाएगा 4.606, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन ही गायब है यहां पर, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन होगा यहां पर
600 अपान में 4.606, आंसर विल बी फोर्थ, और ये फोर्थ में ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कहां से दिया गया है बेटा, ये आप जब देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, आर्रीनियस फैक्टर K बराबर A e की पावर माइनस ए अपान में RT। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सॉल्युबल नहीं है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल वो होते हैं जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं। कार्बोनिक एसिड से जो ज्यादा एसिडिक होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होगा। यानी कि सॉल्युबल कौन नहीं होगा, जो कार्बोनिक एसिड से कम हो। तो ये तो ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होता है, सल्फोनिक एसिड ज्यादा होता है, और ये पिक्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी ज्यादा होता है। तो ये तीनों ज्यादा हो गए तो ये सॉल्युबल है, लेकिन हमें कह रहा है नॉट सॉल्युबल, तो ये कार्बोनिक एसिड से फिनॉल कम एसिडिक होता है, इसलिए इनसॉल्युबल होगा। क्लियर है? ये कहां दिया है, ये हम लोग यहां पर देख सकते हैं। फिनॉल की रिएक्शन जब सोडियम से कराते हैं तो रिएक्शन हो जाती है, लेकिन आगे जब हम लोग बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से तब रिएक्शन नहीं होती है। तो यहां पर एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। अगला 68, द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आर गिवन बाई द सेट। तो यहां पर कह रहे हैं कौन सा सही है। देखो जरा, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन बेटा ये होता है, ये है नियोपेंटेन, ये H लगा दे रहा हूं मैं, बैलेंस कर दिया मैंने, ये नियोपेंटेन। और इधर कह रहे हैं आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन ये हो गया, ये आइसोपेंटेन हो गया। तो यहां पर कह रहे हैं कि नियोपेंटेन आइसोपेंटेन का पोजीशन आइसोमर है। नहीं बेटा, यहां पर 4 की चेन और यहां पर 3 की चेन, ये चेन आइसोमर है। तो ये क्या हो गया, ए गलत हो गया, ए गलत हो गया। और हमें क्या चाहिए, करेक्टली चाहिए, करेक्ट, ठीक है। आगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन कह रहे हैं कि 3 प्राइमरी कार्बन है। तो हाँ, 1 2 3, 3 प्राइमरी कार्बन है, बिल्कुल सही है। आइसोब्यूटाइलिन, तो आइसो ब्यूटाइल मैंने बना लिया और डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइलिन। नो सेकेंडरी कार्बन, तो कह रहा है कोई सेकेंडरी कार्बन नहीं है। हाँ, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही है। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन कह रहे हैं 2 प्राइमरी कार्बन, नहीं बेटा 3 का प्राइमरी कार्बन है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, बी एंड सी, आंसर विल बी सेकंड। क्लियर है, बी एंड सी करेक्ट है। ओके, तो ये कहां दिया है बेटा, ये सब दिए हैं, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब हमें रेडिकल दिए हुए हैं, पेज नंबर 2263 11th NCERT। अब हम लास्ट क्वेश्चन मेरा 68, इसके बाद आपको विजय सर डिस्कस करेंगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज लीस्ट एसिडिक। बेटा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है। अब अगर हम लोग देखें, ये मैंने OH, ये OH, ये OH, ठीक है। अब मैं अगर 1 डिग्री अल्कोहल तो RCH2OH, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये H, ये 2 R हो जाएंगे यहां पर अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये 3 R हो जाएंगे। अब देखो जरा, 1 प्लस आई, 2 प्लस आई और 3 प्लस आई, प्लस आई बढ़ने के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। तो यहाँ पर सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहां पर देखो ये वाली जो अल्कोहल है वो कौन सी, 3 डिग्री, ये कौन सी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। तो यहाँ सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सी हो जाएगी, आंसर विल बी 4। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद आप कंटिन्यू करिए विजय सर के साथ। थैंक यू सो मच। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 69,
ये कह रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा यहाँ क्यूप्रिक है और क्यूप्रस है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, स्टेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखो बेटा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ तो क्यूप्रिक बेटा दिख रहा पार्शियली फील्ड है, क्यूप्रस बेटा आपका फुल फील्ड है। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्यूप्रिक का दिया है, क्यूप्रस का दिया है, पूछ रहा करेक्ट कौन होगा। तो देखिए बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। जब अगर बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखें तो क्यूप्रिक बेटा क्या दिख रहा, पार्शियली फील्ड, क्यूप्रिक बेटा पार्शियली फील्ड है, जबकि क्यूप्रस बेटा फुल फील्ड है। तो हमको क्या लगेगा कि बेटा क्यूप्रस ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। स्टेबिलिटी बेटा क्यूप्रिक की क्यूप्रस से ज्यादा होती है। क्यों? अगर बेटा हम चलो एक्वस सॉल्यूशन ले लें तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, क्यूप्रिक आयन छोटा होता है, क्यूप्रस आयन बड़ा होता है। इसका बेटा साइज छोटा होता है, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जिसके कारण एक्वस सॉल्यूशन में क्यूप्रिक इज मोर स्टेबल देन क्यूप्रस। अगर आप सॉलिड में देखोगे तो सॉलिड में बेटा क्यूप्रिक आयन का साइज छोटा, तो इसकी जो पैकिंग होती है ना सॉलिड में बेटा, पैकिंग बहुत अच्छी होती है, जिसमें इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो चाहे एक्वस सॉल्यूशन है या सॉलिड, क्यूप्रिक वाले बेटा क्यूप्रस से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, तो क्यूप्रिक यानी जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 +1 से बेटा ज्यादा स्टेबल। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बेटा सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। किस पार्ट से बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वांट ऑफ फैक्टर निकालना। आपका सॉल्यूट देखो बेटा क्या है, फ्लोरो एसिटिक एसिड, यानी बेटा इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब भी बेटा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, फार्मूले के दाहिने तरफ आपको बेटा क्या यूज करना है, वांट ऑफ फैक्टर। फार्मूला क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो के एफ इंटू मोलैलिटी, इलेक्ट्रोलाइट है तो आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। चूंकि यहां सॉल्यूट का बेटा ग्राम दिया है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दिया। डेल्टा टी एफ बेटा देख लो कितना दिया है, 1.2। हिमांक में अवनमन कितना है बेटा, 1.2। आई बेटा निकालना है, के एफ 1.86, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, इंटू डब्ल्यू ए बेटा कितना दिया है, 19.5 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में 78 दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा कितना दिया है, 500। ये बेटा 2 हो गया, ये बेटा 4 हो गया, इसको डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। आई बेटा सॉल्व करोगे तो 2.4 अपॉन 1.86, ये बेटा कितना आ जाएगा, 1.29। फोर्थ आंसर हो गया। इसी में बेटा एक क्वेश्चन देखो और बनता है, अगर कहता है इसका अल्फा बता दो, तो आई बराबर क्या होता है, 1 प्लस अल्फा आयन -1। बेटा 2 आयन देगा तो 2 -1, तो 1 प्लस अल्फा आई हो जाएगा। आई क्या रखोगे, 1.29 बराबर 1 प्लस अल्फा, अल्फा बेटा 0.29 यानी 29%। आपका क्वेश्चन बेटा यहीं तक है, लेकिन अगर इसमें कहता कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तब 29% होता। अगला देखिए बेटा, देखिए एनसीईआरटी की लाइन बेटा क्रॉप करके लगेगी, क्वेश्चन यहां से उठाया गया, ये फार्मूला। फिर देखिए बेटा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है, कई चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। देखो बेटा पहले नाइट्रोबेंजीन का ये क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट,
तो बेटा ए आपका क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बेटा, सॉरी, नाइट्रोबेंजीन का NO2 रिड्यूस होके बेटा क्या बनाएगा, एनिलीन। तो ये बेटा आपका ए हो गया। फिर देखो एनिलीन का क्या कर रहे हैं, डाइजोटाइजेशन। तो सबको मालूम है एनिलीन के डाइजोटाइजेशन पे क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-। देखो बेटा ये बी हो गया। अब बी की रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हैं, फिनॉल से, बेसिक मीडियम। कौन सी रिएक्शन है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, ये बेटा कपलिंग रिएक्शन की बात कर रहा। इसकी बात कर रहा बेटा, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या बनती है, डाइस। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बनाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये भी बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, ये भी बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। स्ट्रक्चर दोनों में सेम है। तो यहां बेटा क्वेश्चन आपका किससे डिफरेंशिएट होना है, कलर से। यहां देखो नारंगी रंग लिखा है, यहां पीला, ऑरेंज येलो। अगर आपको कलर नहीं याद है तो बेटा इन्हीं दोनों में आप फिर तुक्का मारोगे। याद रखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बेटा ऑरेंज कलर होता है, जबकि अगर यही रिएक्शन बेटा एनिलीन से कराई जाएगी तब मीडियम बेटा स्लाइटली एसिडिक लेते हैं, तब पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है, वो बेटा येलो कलर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड। देखिए एनसीईआरटी की लाइन क्रॉप है, ये दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो आपसे पूछा गया है ऑरेंज, और बेटा ये आपका एनिलीन से होता तो येलो कलर। अगला देखिए, वंस अगेन ऑर्गेनिक का है, कन्वर्जन का है। देखो बेंजीन की रिएक्शन बेटा एसिड क्लोराइड से करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कौन सी नेम रिएक्शन है बेटा, फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। दिस इज योर P। अब एसिटोफिनोन यानी कीटोन की रिएक्शन इस रिएजेंट से करा रहे हैं। कुछ याद आया, दो स्टेप है। पहले स्टेप में बेटा कीटोन की रिएक्शन NH2NH2 से क्या बनेगा, हाइड्राजीन क्या बनाता, हाइड्राजोन। फिर हाइड्राजोन को बेटा किसके साथ गर्म कर रहे हैं, बेस के साथ, NaOH या KOH, इन प्रेजेंस ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। कुछ याद आया, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, वुल्फ किचनर रिडक्शन। वुल्फ किचनर रिडक्शन में बेटा क्या होता है, CO किस में कन्वर्ट होता है, CH2 में। तो इसका CO बेटा किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में। ये CO बेटा किस में कन्वर्ट होगा, CH2। CH3 बेटा पहले से है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये बेटा दो नेम रिएक्शन मिला के क्वेश्चन है। पहला फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, दूसरा वुल्फ किचनर रिडक्शन। देखो कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करने के दो मेथड यहां पर देखो एनसीईआरटी से क्रॉप किए गए हैं। एक बेटा क्लीमेंशन, एक बेटा आपका वुल्फ किचनर। बेटर बेटा वुल्फ किचनर होता है। देखो पहले स्टेप में हाइड्रोजन से कराया, फिर बेटा बेस के साथ गर्म किया। अगला देखिए बेसिक। देखो केबी का घटता क्रम, केबी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा केबी। तो केबी का घटता हुआ क्रम पूछ रहा है, यानी बेटा वो आपसे पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ का घटता हुआ क्रम। अब जरा देखिए, ये बेटा एरोमेटिक एमीड है, ये दोनों बेटा एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक। ये एमाइड है, सबसे कम, इसको किनारे कर दो। अब जरा देखो यहां पर बेटा अनसेचुरेटेड रिंग है या अनसेचुरेटेड, ये बेटा फिनाइल है, ये साइक्लोहेक्साइल है।
फिनाइल बेटा माइनस आई का काम करता है, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, कॉन्जुगेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, माइनस आई के कारण खींचेगा, तो लिटिल बिट इसका बेसिक कैरेक्टर बेटा इससे कम। तो ए वाले में माइनस आई है नहीं, तो बेटा ए का बेसिक कैरेक्टर बी से ज्यादा। अब बी देखो एलिफैटिक एमीन है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। डी बेटा एरोमेटिक है, लोन पेयर बेटा इसका कॉन्जुगेशन में है, तो पक्की बात है एलिफैटिक एमीन इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक। डी ग्रेटर देन बेटा डी, तो बोलो बेटा क्या हुआ, और सबसे कम बेटा कौन होगा, सी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ, ए ग्रेटर बी ग्रेटर डी ग्रेटर सी। कौन सा आंसर बेटा, सेकंड। यहां पर देखो पी के बी दिया है, जिसका पी के बी सबसे ज्यादा, के बी सबसे कम, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। ठीक, अगला देखिए, ये कह रहे हैं एवरी 10 डिग्री सी राइज पर रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना बढ़ता है, इन्होंने कहा 2 गुना बढ़ेगा। तो कह रहा है अगर 45 पर आपको के दिया है, 25 पे दिया है, तो 40 पे निकालना है। देखो बेटा आपका बेटा फॉर्मूला होता है K2 बराबर K1 2 की पावर n, जहां पर बेटा n क्या होता है, T2 माइनस T1 अपॉन 10। तो देखो ये बेटा कितना है, 40 माइनस 25 अपॉन 10, कितना हुआ, 1.5। ठीक, तो देखो बेटा K1 को अगर हम K मान लें तो 2 की पावर 1.5 हुआ। इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो, K 2 की पावर 1 2 की पावर 0.5, ये हो गया 2, और 2 की पावर 0.5 अंडर रूट 2 बेटा कितना होता है, 1.414। ठीक, 1.414, तो लगभग ये बेटा 2.9 के आएगा। ठीक, 3 के आसपास। 16 का अंडर रूट बेटा कितना होता है, 4, इसका अंडर रूट कितना होता है, 2.9, इसका अंडर रूट कितना होगा, 2, इसका कितना होगा, 1.4। आपका करेक्ट आंसर बेटा सेकंड। तो देखो बेटा अगर T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, T2 पर K2 है, तो K2 बराबर K1 2 की पावर n। n क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 10, इससे n निकाल के यहां रखा, सॉल्व किया, ये आ गया। अगला देखिए, तो आंसर बेटा आपका सेकेंड। देखो इसी में लिखा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन विथ टेम्परेचर राइज 10 डिग्री रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल। फिर देखिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, A to B, total number of mole in a closed system at new equilibrium is less than the old equilibrium if some amount of substance is removed from system। सही स्टेटमेंट है। मान लो बेटा ओल्ड इक्विलिब्रियम में ए बेटा आपका 4 मोल है, बी बेटा आपका 6 मोल है, तो बेटा टोटल कितना हुआ, 10 ओल्ड इक्विलिब्रियम में। आपने बेटा क्या किया, मान लो 2 मोल बी इज रिमूव, इन्होंने कहा ना कुछ मोल रिमूव कर लिया, मान लो बी का 2 मोल बेटा रिमूव कर लिया हमने, तो 2 मोल रिमूव करोगे तो नया इक्विलिब्रियम, 2 मोल रिमूव करने पे बेटा ये आपका कितना, ये तो कितना था 4, अब ये कितना बचा 4, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। मान लो इसका बेटा x मोल खर्च हुआ, तो इसका कितना बनेगा x। तो बोलो बेटा इक्विलिब्रियम अटेन का इस्टेब्लिश होने के पहले बेटा टोटल मोल कितने थे,
नया इक्विलिब्रियम अटेन होने टोटल मोल कितने 8। और फिर बेटा जब नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा न्यू इक्विलिब्रियम तो ए बेटा कितना होगा 4 माइनस एक्स, बी बेटा कितना होगा 4 प्लस एक्स, टोटल कितना होगा बेटा 8। ठीक है ना। तो देखो ओल्ड इक्विलिब्रियम में कितने थे 10, न्यू इक्विलिब्रियम में चूंकि आपने रिमूव किया है तो बेटा वो क्या होगा कम हो जाएगा। लेकिन नए इक्विलिब्रियम में आपका जितना नया इक्विलिब्रियम अटेन होने के पहले रिमूव होने के पहले जितना ए होगा उतना बी होगा, वही बेटा इक्विलिब्रियम पे भी उतना ही होगा। पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। अब देखो इन्होंने क्या बोला दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्सटेंस रिमेन सेम बाय एबो चेंज, गलत। देखो बेटा आपने 2 मोल निकाल लिया तो इसके बेटा 4 है, इसके बचे कितने 4, तो 2 मोल निकालने पर कितने बचे 8, 4 इसके 4 इसके, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है। चूंकि आपने बी हटाया तो रिएक्शन किधर गई फॉरवर्ड, तो मान लो बेटा इसका फॉरवर्ड जाने पे एक्स मोल खर्च होगा तो इसका एक्स मोल बनेगा, जितना खर्च होगा उतना बनेगा, तो नेट में बेटा मोल चेंज नहीं होंगे। ठीक है। कंसंट्रेशन बोथ सब्सटेंस रिमेन सेम बाय एबो चेंज एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन चेंज। तो कंसंट्रेशन बेटा कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्सटेंस रिमेन सेम बाय एबो चेंज एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज, ये भी बेटा सही है आपका। ठीक, तो दोनों की कंसंट्रेशन बेटा क्या रहेगी सेम, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा क्या रहता है सेम। Concentration of both the substance remains same by above change as equilibrium constant remains same. Concentration of both the substance remains same by the concentration of both the substance remains same. ये बेटा सही नहीं है आपका, ये डिपेंड करेगा आपने लिया कितना। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो देखो ये एनसीईआरटी की लाइन क्रॉप की है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 3D सीरीज में बेटा जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो आयनिक ऑक्साइड एमओ बनाते हैं एक्सेप्ट एससी, सही स्टेटमेंट है। एससी बेटा क्या बनाता है Sc2O3, एनसीईआरटी की लाइन है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखो, ये ऑक्सीडेशन नंबर बेटा बढ़ रही है, V2O3 है, +3 +4 +5, यहां देखो +3 +4 +5। आप सबने पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर बेटा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये बेसिक बढ़ा रहे हैं, गलत। CRO में ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ +3 है। ठीक है ना। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक होता है, सही है। और बेटा MnO4 डबल माइनस डिस्प्रपोर्शन शो करता है, क्या बनाता है MnO4 माइनस प्लस MnO2, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन देता है, लेकिन ये नहीं देता। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देता, लोवेस्ट वाला नहीं देता। तो बेटा पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, करेक्ट आंसर 4th। देखिए वही बात बेटा इसमें इस पैराग्राफ से इस क्वेश्चन को हटाया गया। देखो क्या लिखा है,
स्कैंडियम बेटा क्या बनाता है? Sc2O3। ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच आर आयनिक। स्कैंडियम बेटा क्या बनाता है? Sc2O3। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग टू डिफरेंट यूनिडेंटेड लिगेंड। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी होती है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। आप सबको मालूम है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, कौन शो करता है? स्क्वायर प्लेनर। तो पहला बेटा सही लिखा है। और क्यों नहीं करता है उसका बेटा बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देखिए लिखा हुआ है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज relative position of unidate ligand attached to central atom are same, should be different। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट होना चाहिए, जबकि बेटा टेट्राहेड्रल में क्या होता है? सेम। बहुत अच्छा, ये लाइन भी याद कर लीजिएगा। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट बेटा एप्लीकेशन है। इसी पैराग्राफ से बेटा एक क्वेश्चन है, अगला देखिए। 4 मेटल है, रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा। रिड्यूसिंग पावर बेटा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SREP। तो जिसका SREP सबसे कम, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। तो देखो ये बेटा SREP सबसे कम है, किसका है? सोडियम। उसके बाद बेटा ये है एल्यूमिनियम, उसके बाद बेटा ये है कॉपर, और उसके बाद बेटा ये क्या है? सिल्वर। देख लो कौन सा आंसर? सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। अगला देखिए, ये आपकी बेटा ECS है, जिसका SREP देखो टॉप पर फ्लोरीन है, नीचे बेटा आपका क्या है? लिथियम। तो जिसका SREP निगेटिव में जितना ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा। अगला देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है बेटा, साइज का ऑर्डर पूछ रहा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कितना है? 10। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो बेटा क्या देखोगे? चार्ज। निगेटिव जितना ज्यादा साइज उतना बड़ा, पॉजिटिव जितना ज्यादा साइज उतना छोटा। तो सबसे ज्यादा बेटा कौन होगा? N ट्रिपल माइनस, फिर बेटा O डबल माइनस, फिर बेटा F माइनस, फिर बेटा Na प्लस, फिर Mg डबल प्लस, फिर बेटा Al ट्रिपल प्लस। देख लो बेटा कौन सा आंसर है। नाइट्रोजन से शुरू किए एल्युमिनियम पे खत्म हो रहा हो, थर्ड। ठीक है, अगला देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का साइज बेटा एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में 4 लिए, इन्होंने 2 और बढ़ा दिए। फिर देखिए बेटा कन्वर्जन का क्वेश्चन है। आपके पास पैरा नाइट्रोटोल्वीन है, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। देखो बेटा मिथाइल के रिस्पेक्ट में देखें तो बेटा ये आर्थो पैरा डायरेक्टिव है, 2 और 4 पे आएगा। 2 बेटा खाली है, 4 ऑक्युपाइड है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा 2 पे आना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा मेटा पे आना चाहिए, मतलब इसके अकॉर्डिंग इधर से देखे तो 3 पे आना चाहिए, यानी CH3 भी कह रहा बेटा इस पोजीशन पे आना चाहिए, NO2 भी कह रहा इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो आपका बेटा B क्या होगा? आपका B क्या होगा? CH3 अपनी जगह, NO2 अपनी जगह, यहां पर बेटा B आ रहा है। फिर देखो SnHCl रिड्यूसिंग एजेंट, ये बेटा इसको डिस्टर्ब तो करेगा नहीं, NO2 को किस में कन्वर्ट करेगा? NH2 में। आप SnHCl की जगह FeHCl ले सकते हैं। फिर देखो बेटा हम डाइजोटाइजेशन कर रहे हैं, डाइजोटाइजेशन में क्या होता है? NH2 बेटा किस में कन्वर्ट होता है? N2Cl। तो आपका जो D है बेटा, D, आपका जो D है वो क्या हुआ?
यहां पर बेटा N2 प्लस Cl-। अब इसकी रिएक्शन देखो किससे करा रहे हो, CuBr HBr, याद आ गया होगा, सैंड मियर रिएक्शन। CH3 अपनी जगह मेंटेन, Br अपनी जगह मेंटेन, N2Cl हटके बेटा, N2Cl हटके बेटा क्या आ जाएगा, Br। तो देख लो बेटा, 2 पर Br पहले था, 4 पे और आ गया। लेकिन यहीं पर अगर लिखा होता Cu ऑब्लिक HBr, प्रोडक्ट वही होता, लेकिन बेटा रिएक्शन का नाम तब क्या होता, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक, तो आंसर सेकेंड। देख लो बेटा, ये आपका सैंडमियर रिएक्शन है, कई रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो हर एक का पेज नहीं लिखा जा सकता। फिर देखो बेंजाइल फिनाइल ईथर, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है बेटा, ये वो इंटेक्स में जो देता है ना उसकी एग्जाम्पल है। ये बेटा आपका बेंजाइल फिनाइल ईथर है। इसकी रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हैं, HI से। तो याद रखो, जब बेटा ईथर की रिएक्शन HI से कराते हैं, 1 मोल आयोडाइड बनता है, 1 मोल एल्कोहल बनता है। मैकेनिज्म बेटा SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है। अब ध्यान क्या रखने वाली बात है, अगर एक एल्काइल ग्रुप बेंजाइल है, क्या क्या है, बेंजाइल है, एलाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल है, तो मैकेनिज्म बेटा SN1 होता है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, और बेटा आई इसी के साथ जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड बनेगा, एलाइल आयोडाइड, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा। यहां देखो बेंजाइल है, तो आई बेटा इसके साथ जाएगा, क्या बनाएगा, बेंजाइल आयोडाइड एंड फिनॉल। ठीक, बेंजाइल आयोडाइड बनाएगा, सही है, और फिनॉल। लेकिन और देखो इस बेटा दूसरा स्टेटमेंट, बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन फिनाइल कार्बोकेटायन, सही बात है। ये बेटा लेस स्टेबल होगा या मोर। और देखो अगर दोनों आर बेटा प्राइमरी एल्काइल है, तो जिस आर का साइज, तब मैकेनिज्म बेटा क्या होगा, SN1 SN2। कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होगा, स्टेरिक एंट्रेंस, आई उसके साथ जाता है जिसका साइज छोटा होता है। ठीक, तो ज्यादातर मैकेनिज्म बेटा SN2 होता है जब ये और ये प्राइमरी होते हैं। लेकिन अगर एक आर इनमें से कोई भी है, तो बेटा मैकेनिज्म SN1, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। देखो बेटा एनसीईआरटी की एग्जांपल है ये, बेंजाइल फिनाइल ईथर, इसको यहां से कट कर दो, इसको बेटा आई दे दो, इसको बेटा H दे दो। ठीक, देखो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पर देखो, इसको देखो, देखो ये बेटा टर्सरी है, तो यहां से कट करोगे, यहां पर भी मैकेनिज्म SN1 होगा, इसको क्या दोगे H, इसको क्या दोगे I। अब यहां देखो, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब इसको यहां से कट करो, I बेटा इसके साथ जाएगा, H इसके साथ जाएगा। मैचिंग का क्वेश्चन है, CONH3 होल फोर्स यूनिट, कौन सा, इसको जनरल फार्मूला के MA4B2। MA4B2 बेटा क्या शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो A का बेटा S हो गया। CO ये वाला बेटा क्या शो करता है, बाइडेंटेड लिगेंड ट्वाइस है, बेटा क्या शो करता है, ऑप्टिकल, तो ये बेटा B आपका P हो गया। अब तीसरे में देखो NO2 है, ये इस तरीके का लिगेंड है कि बेटा इसमें 2 डोनर है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है। तो जब बेटा आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा कोई लिगेंड है जो जिसमें 2 डोनर साइट होती है, वो क्या शो करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो सी बेटा T शो करेगा। और भी देखो बेटा, इस NO2 को बाहर कर दे, इस Cl को अंदर कर दे, तो आयन मिलने वाले अलग, यहां बेटा Cl मिलेगा, 2 Cl,
अगर एक अंदर कर दे एक बाहर कर दे तो NO2 माइनस Cl माइनस भी मिलेगा, तब बेटा उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये बेटा Q भी शो करेगा। और देखो ये बेटा इसको यहां कर दे इसको यहां कर दे तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गई, ये बेटा R हो गया। देख लो कौन सा है, A का S, B का P, C का T और Q, D का R। आंसर बेटा थर्ड हो गया। ये आइसोमेरिज्म से रिगार्डिंग बेटा एनसीईआरटी का पेज है। फिर देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन कह रहा बेटा 4 आइसोमर कौन बनाएगा। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, नहीं 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, इसी का दूसरा नाम बेटा आइसोपेंटेन है। ए और ई बेटा सेम है, नियोपेंटेन और 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन एक ही बात है। तो देखो बेटा इसके कितने आइसोमर, एक यहां से एक यहां से, एक ही प्रोडक्ट होगा। प्राइमरी निकाला, लेकिन इस प्राइमरी से निकालोगे तो 2 प्रोडक्ट हो गया, दूसरा यहां से निकालोगे तो तीसरा, यहां से निकालोगे चौथा, 4 प्रोडक्ट। तो ए और ई से 4 प्रोडक्ट। अब जरा एन पेंटेन में आओ, CH3, CH2, 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 CH3। देखो बेटा इससे निकालो या इससे, ये बात एक ही, एक प्रोडक्ट। इससे निकालोगे एक प्रोडक्ट, 2 हो गए, इससे निकालोगे तो 3, टोटल 3 हो गए। ये आपका बेटा आंसर नहीं है। नियोपेंटेन में आओ, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, केवल एक टाइप का बेटा हाइड्रोजन है प्राइमरी, सिमेट्रिकल है, हर जगह पोजीशन सेम है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये और 2 केवल एक सिंगल प्रोडक्ट। तो बेटा 4 बनाने वाले ए और ई दोनों एक ही कंपाउंड है। फिर देखिए बेटा पहला प्रोपेनॉल 2 है, प्रोपेनॉल 2 है, मैचिंग करो। एल्कोहल है बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा नहीं, हॉफमैन आइसोसाइनेट एनिलीन देता है। देखो बेटा ये प्रोपेनॉल 2 है, जब एल्कोहल में OH 2 नंबर पे होता है तो बेटा वो क्या देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ए बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ए का बेटा क्या हो गया 4। फिर देखो बेटा दूसरा क्या है, C6H5NH2 प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन बेटा एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, क्या देती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो बी का बेटा हो गया 3rd। अब देखो बेटा ये क्या है, साइक्लिक बेटा आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज है, साइक्लिक फ्रक्टोज है, और ये बेटा फेलिंग टेस्ट देता है। इसका हो गया 1st। और बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 लिबरेट करती है, एफरवेंस मिलती है बेटा 2nd हो। देख लो कौन सा आंसर, 4, 3rd, 2nd, 1st। अगला देखिए, यही बेटा स्ट्रक्चर दिया है आपका, ये आपका फ्रक्टोज है। मिलाइए, इटार्ड रिएक्शन। देखो बेटा ये इंटरमीडिएट बहुत हद तक सही है, एक गलती है, यहां Cl नहीं होता बेटा, Cl2 होता है, तो ये वाला गलत है। बाकी बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा फ्री रेडिकल बनता है, हाफमैन ब्रोमाइड में ये 2 बेटा इंटरमीडिएट है, रीमन टीमन में बेटा ये होता है। हाइड्रोलिसिस करते हो, यहां OH आएगा, यहां OH पानी निकल के एल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड।
अब जरा देखिए इटार्ड रिएक्शन टॉल्वीन की क्रोमाइल क्लोराइड से, देखो वहां पर बेटा Cl लिखा था जबकि होना क्या चाहिए Cl2। बाकी देखो ये बेटा आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है ये आपका। ऑक्सीडेशन नंबर K2MnO4 में निकालोगे बेटा +6 आएगी, पर ऑक्साइड में -1 आएगी। यहां सल्फर निकालोगे +6 आएगी। यहां देखो Fe क्या नहीं ऑक्सीजन का पूछा -2 आएगी। यहां बेटा क्रोमियम की +6 आएगी, यहां +5। देखो मैच कहां कर रहा, ये वाली मैचिंग सही है, सही है, गलत है, गलत है, सही है, गलत है। तो गलत वाले बेटा कितने हैं 3। अगला देखिए '87। देखो ये बेटा आपका एनिलीन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, लेकिन किधर जा रहा है कार्बन की ओर। इस वाले में देखो यहां पर भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में किधर जा रहा ऑक्सीजन की ओर। तो देखो यहां बेटा कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर को ज्यादा खींचेगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, इसका ज्यादा, उल्टा लिखा हुआ है। दूसरा देखिए CHCl3 बेटा H+ देने के बाद एनायन ये बनाएगा, ये बेटा ये एनायन बनाएगा। जिसका एनायन बेटा जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतनी ज्यादा एसिडिक होता है। देखो इसका एनायन बेटा स्टेबलाइज हो रहा -I के कारण, और यहां पर भी देखो -I, इससे कम है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा क्लोरीन का डी इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बेटा क्या बनाता है, D∅P∅ बॉन्डिंग बना रहा। यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही, D∅P∅ बैक बॉन्डिंग हो रही, जिसके कारण ये वाला एनायन इससे ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर स्टेबिलिटी -I और बैक बॉन्डिंग के कारण यहां केवल -I, चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए बेटा CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3। अगर ओवरऑल ऑर्डर देखो तो ये CHBr3 होगा और ये CHI3 होगा। इन दोनों में बेटा बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती साइज बड़ा होने के कारण। अब जरा इसको देखो तीसरा, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत। CH3I C2H5Cl, इसका मॉलिक्यूलर वेट 127 और 15 बेटा 142 है। इसका देखोगे तो 29 और 35.5 64.5। आप सबको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा ज्यादा, ये भी गलत होगा। अब आइए वाटर HF में, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा होता है। देखो वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसमें है, HF में, तो आप कहोगे फिर बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा नहीं। वाटर के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनते हैं, HF के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनते हैं। तो चूंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा 4 बनते हैं, ठीक है ना, इसलिए बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा। सबको मालूम है वाटर का 100, इसका 17 के आसपास होता है। अगला देखिए, देखो वही एनसीईआरटी का डायग्राम है, सबसे ज्यादा बेटा आयोडाइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड। स्टेटमेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो बेटा जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ से रिलेट कर रहा, तो A/2 के क्या दिख रहा, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 1 है। तो कंसंट्रेशन अगर डबल करोगे हाफ लाइफ डबल बेटा सही है। फिर देखो जीरो ऑर्डर का रेट लॉ बेटा क्या होता है, K, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, तो जीरो ऑर्डर में रेट बेटा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर 3rd। अगला देखिए
ये जीरो ऑर्डर के बारे में है बेटा। एक बेटा मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, दो लेटर एक्स और वाई लिया, एक्स उन ऑप्शन को शो कर रहा जो करेक्ट है डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, वाई उन ऑप्शन को शो कर रहा जो बेटा इनकरेक्ट है। तो x माइनस वाई प्लस 1 क्या होगा? ये कह रहा बेटा क्रोमियम है क्रोमियम के पास मैक्सिमम हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है, गलत, वैनेडियम के पास होता है। फिर टाइटेनियम है मिनिमम डेल्टा एच आयनाइजेशन, गलत, स्कैंडियम के पास होता है। पहले दो गलत है। स्कैंडियम है मैक्सिमम मेटेलिक रेडियस, सही, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, सही है। ई नॉट वैल्यू क्रोमियम और वैनेडियम की बेटा निगेटिव होती, सही है। और निकल, डेंसिटी ऑफ निकल, निकल यहां बेटा कॉपर नहीं लिखा है, कॉपर और निकल का डेंसिटी बेटा क्या होती है? से ऑलमोस्ट सेम, सही है। तो बोलो सही वाले कितने? 3, गलत वाले कितने? 2। एक्स माइनस वाई प्लस 1, 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2। 89 का बेटा सेकेंड लास्ट आइए, देखिए बेटा टेबल दी हुई है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये सब दिया है, आप इससे देख सकते हो। एक एलिमेंट एक्स है, 3 आयनाइजेशन एनर्जी दी है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो आप सबको रटा होगा। अगर किसी एलिमेंट की दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा है, यानी सडन चेंज हुआ, बहुत ज्यादा है, तो बेटा वो एल्कली मेटल होगा। अगर तीसरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तीसरी आयन सेकेंड और थर्ड में बहुत गैप है, तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी दूसरे का लगभग 10 टाइम, बहुत ज्यादा, तो बेटा सेकेंड ग्रुप का होगा। अगर चौथी तीसरे से बहुत ज्यादा है, 10 टाइम्स आ रही हो, तो थर्ड ग्रुप का है। पांचवी चौथे से बहुत ज्यादा हो तो बेटा फोर्थ ग्रुप का होगा। इतना पूछेगा नहीं। तो अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से बहुत ज्यादा है तो वो एल्कली मेटल होगा। सोडियम की दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहले का कई गुना होती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो दूसरी बेटा तीसरी दूसरे का कई गुना होती है। तो ये बेटा डाटा शो कर रहा है कि तीसरी बेटा दूसरे से कई गुना है। इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन बहुत स्टेबल से निकल रहा है, यानी बेटा वो एल्कलाइन अर्थ मेटल। 90 का आंसर सेकेंड। तो ये बेटा आज के एफएसटी का डिस्कशन है। हमने और रवि उत्तम सर ने बेटा किया, पहले रवि उत्तम ने किया फिर हमने किया। आशा करते हैं बेटा पेपर देखिए बहुत अच्छा है। आशा करते हैं कि जो भी आपकी क्योरी रही होगी, क्योरी बहुत होंगी, क्योरी होगी वो बेटा हम लोग के डिस्कशन से बेटा कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।